बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स को इस तरह से कवर कर रहे हैं ताकि एमडी केट और ई केट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्स्ट ना पढ़ना पड़े और उनके कॉन्सेप्ट वीडियो देखने से ही रिवाइज हो जाएं और उनके जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो भी हम कवर कर देते हैं। क्योंकि एमडी केट और ई केट के स्टूडेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं कि वो टेक्स्ट पढ़ने की बजाय वो अभी प्रैक्टिस पे ध्यान दें। जितने ज़्यादा वो एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं खुद से सेल्फ स्टडी करने के से बेहतर है कि एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करें और जस्ट लेक्चर्स रिवाइज देख लें हमारे, ताकि आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए सही तरह से। क्योंकि हम लेक्चर को बिल्कुल कंप्रिहेंसिव बनाते हैं ताकि टॉपिक का हर एंगल तकरीबन क्लियर हो जाता है। तो चलिए ये आज की टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। और आपको पता है कि हम टॉपिक को किस तरह से पढ़ते हैं। हम टॉपिक को इस तरह से पढ़ते हैं कि हम उसके टाइटल से ही उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि जो भी टॉपिक का टाइटल होता है उसके टाइटल की जो वर्ड होता है उस वर्ड में की मीनिंग अगर सही तरह से समझ आ जाए तो उसका सारा कंसेप्ट हमें समझ आ जाएगा। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट में अगर आप लिमिटिंग वर्ड की माना देखें तो लिमिटिंग वर्ड की माना है स्टॉपिंग। रिएक्टेंट का हमें पता है जो रिएक्शन करवाए, जो ऐसा पार्ट रिएक्शन का जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व हो या इंग्रेडिएंट हो जो कि रिएक्शन का, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा क्या होगा? स्टॉपिंग रिएक्टेंट। स्टॉपिंग रिएक्टेंट का क्या मतलब हुआ? ऐसा रिएक्टेंट जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाए उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसकी डेफिनेशन फिर याद करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट खुद ही हमें बता रहा है व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इट इज़ अ रिएक्टेंट ड्यू टू विच रिएक्शन स्टॉप्स। रिएक्शन चल रहा था अच्छा खासा और इस रिएक्टेंट की वजह से, ऐसे रिएक्टेंट की वजह से, किसी रिएक्टेंट की वजह से रुक जाए तो हम उस रिएक्टेंट को कह देते हैं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है जिसने रिएक्शन को रोक दिया है। चलिए अब हम ये सीखते हैं कि हम आखिर आइडेंटिफाई कैसे करें कि रिएक्टेंट्स तो दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि रिएक्टेंट दो या दो में से ज़्यादा जो भी हैं उनमें से कौन सा रिएक्टेंट है जिसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का टैग लगाएं। तो उसको हम समझते हैं आइडेंटिफाई करना। हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। बहुत ही सिंपल से एक जो है हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि केमिकल इक्वेशन जो होती है वो रेसिपी ऑफ द रिएक्शन होती है। बेसिकली वो हमें बता रही होती है कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगा, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट होंगे और उन हर इंग्रेडिएंट का कितना अमाउंट होना चाहिए। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। अमाउंट प्लस इंग्रेडिएंट भी बताती है कौन से होने चाहिए और ये भी बताती है कि हर इंग्रेडिएंट का अमाउंट कितना होना चाहिए यानी उनके मोल्स कितने होने चाहिए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का एक एक मोल लूँ और उनका रिएक्शन करवाऊँ तो वाटर का मुझे फार्मूला पता है H2O। तो हाइड्रोजन गैस का एक मोल यूज़ हो गया और ऑक्सीजन का जो है वो हाफ मोल यूज़ हुआ। तो अभी भी हाफ मोल ऑक्सीजन का रह रहा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हाफ मोल तो रह रहा है। एक रिएक्टेंट ये है हमारे पास, एक रिएक्टेंट ये है। एक रिएक्टेंट का अभी भी हाफ मोल रह रहा है, जबकि अगर हाइड्रोजन अभी भी मौजूद होते दो तो ये रिएक्शन और आगे चल सकता था। रिएक्शन ऑक्सीजन की वजह से नहीं रुका, रिएक्शन इसीलिए रुक गया क्योंकि हाइड्रोजन ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अब रिएक्शन किसकी वजह से रुका? हाइड्रोजन गैस की वजह से, हाइड्रोजन गैस के अमाउंट कम होने की वजह से। तो हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें कौन सा वाला है जिसने रिएक्शन को रोक दिया? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन। चलिए इनका अमाउंट हम बढ़ा के देखते हैं। हमने क्या किया, इसके भी 2 मोल्स ले लिए, इसके भी 2 मोल्स ले लिए। अब देखते हैं रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है कि नहीं। तो हमने देखा कि वाटर का फार्मूला क्या है, एक मोल का हाइड्रोजन का यूज़ होगा और एक ऑक्सीजन का हाफ मोल यूज़ होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के तो हमारे पास कितने मोल्स मौजूद हैं? ऑक्सीजन के हमारे पास 2 मोल्स मौजूद हैं। तो एक यहाँ से बन गया, अभी भी 1.5 मोल्स इसके जो है ना ऑक्सीजन के हमारे पास बच गए और हाइड्रोजन के हमारे पास अभी भी 1 मोल बच रहा है। तो 1 मोल प्लस में हाफ मोल और ऑक्सीजन का यूज़ हो गया तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। अभी भी 1 मोल ऑक्सीजन का हमारे पास बच रहा है। ठीक है, और ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सकता था क्योंकि एक रिएक्टेंट हमारा मौजूद है। ठीक है, बट एक रिएक्टेंट हमारा ख़त्म हो चुका है, तो जिसकी वजह से अब एक खुद से तो रिएक्शन नहीं करेगा वाटर बनाने के लिए, इसको तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करना है। तो एक रिएक्टेंट, एक इंग्रेडिएंट हमारा जब ख़त्म हो जाए रिएक्शन में तो फिर हम उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसकी वजह से रिएक्शन रुका है, दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो कि एक्सेस में बच जाए तो इसको कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, जो अभी भी मौजूद हो रिएक्शन में उस रिएक्टेंट को कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है जी,
तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। वो रिएक्टेंट होता है जिसका अमाउंट कम होता है रिक्वायर्ड अमाउंट से। बैलेंस्ड इक्वेशन हमें बता रही होती है कि कितने मोल्स उसके होने चाहिए, मोल्स के टर्म में इसको देख रहे होते हैं हम। तो जितने मोल्स होने चाहिए बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक, अगर उतने ना हो तो हम उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो। ठीक है, अब इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बनेगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये बनेगा कि एक जो ना मोल हमें चाहिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, और 2 मोल्स चाहिए हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। फिर आप देखें कि 1 मोल यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए यूज़ होगा वाटर का, और हाफ मोल ऑक्सीजन का यूज़ हुआ। तो इसी तरह 2 मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर के बन जाएंगे जब इस तरह की बैलेंस्ड इक्वेशन हो, बैलेंस्ड अमाउंट दोनों का मौजूद हो। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं कि अगर इसके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स आएँ। इसका कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बट इसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो न्यूमेरिकल्स किसके जो ना बेस पे होंगे, कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम कहेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उनमें अक्सर कर आपसे ये पूछा जाता है कि आप इस केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन ये इस तरह से हो रहा है, उसका अमाउंट भी दिया जाता है रिएक्टेंट्स का, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भाई इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करें। हम अभी जो है कैलकुलेशन एक न्यूमेरिकल का एक एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए कि इसके न्यूमेरिकल्स जब आएँ तो आपको किस तरह से प्रोसीड करना है। उससे पहले आपको अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में आप बता दीजिएगा, लेक्चर आपको समझ आया कि नहीं वो भी कमेंट में आप अपनी राय दे दीजिएगा, और प्लस में आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिनमें आपका सारा लेक्चर सही तरह से कवर हो जाए ईजीएस्ट ऑफ द वेज में। लिमिटिंग रिएक्टेंट के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि एक हमें न्यूमेरिकल दिया गया है कि कंबस्शन ऑफ इथीन करवाई जा रही है इन दी एयर, यानी इथीन और एयर को 2 रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, इथीन है और एयर है, एयर है मतलब ऑक्सीजन है। इन दोनों को रिएक्शन करवाया जा रहा है और बनाया क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और जैसे कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि ये जो रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट्स इथीन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, ये कम्प्लीटली कंजप्शन इनकी दोनों की तब होगी जब इसका 1 मोल यूज़ हो और इसके 3 मोल यूज़ हों। 1:3 के हिसाब से इनके मोल्स बनते हैं। तो इस तरह से हो तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, दोनों रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि चलो आपको हमने बता दिया ना कि ये उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब वो कह रहा है कि चलो अब अगर मैं आपको ये करूं कि आपको जो है दोनों रिएक्टेंट्स का अमाउंट कुछ दे देता हूं, इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम, मैं इथीन के आपको 2.8 ग्राम दे दूं और 6.4 ग्राम आपको ऑक्सीजन के दे दूं, तो मुझे बताओ कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा। अरे भाई, हमने क्या सीखा था, हमने तो सीखा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को पता तो तब चलेगा जब हमें मोल्स गिवन हो, जब हमें पता हो कि कितने मोल्स बैलेंस्ड इक्वेशन कह रही है, इसका 1 मोल कह रही है, इसके 3 मोल्स कह रही हैं। तो अगर इसका इन दोनों का जो 1:3 वाला रेशो है उसको हम कंपेयर कर लेते गिवन मोल्स से तो हमें पता चल जाता। बट यहाँ पे तो मोल्स तो गिवन ही नहीं है, यहाँ पे तो क्या गिवन है, हमें ग्राम्स गिवन है, मास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमें याद रखना होगा कि हमें जब भी कोई भी अगर न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पूछा जाएगा तो हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए जिससे हम मोल रेशो एक्चुअली कितना रिक्वायर्ड है वो पता करें, और फिर हमें दोनों रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स मिले हुए हैं ये पता होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले स्टेप में। तो हमें इनको क्या करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। स्टेप 1 में हमें ये फाइंड आउट करना है कि बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक इथीन के कितने मोल होने चाहिए 1, और ऑक्सीजन के कितने मोल होने चाहिए 3। ये हमें याद रखना है, ये हमें पता होगा, ये हमें पता होगा तो तभी ये हमें पता होगा तो तभी हम जो है आगे मूव कर सकेंगे और तभी हम पता कर सकेंगे कि हमारे पास अब रिक्वायर्ड तो ये मोल्स हैं दोनों के, बट अब हमें गिवन कितने मोल्स हैं। तो चलें, गिवन कितने मोल्स हैं वो हमें पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मासेस गिवन है हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मोल्स में। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट मासेस इनटू मोल्स। मोल्स में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है कि जो भी मास आपको गिवन है
किसी भी आप कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का जो है आप उसको मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हो कि आपको मास एक गिवन होगा, उसको आपने डिवाइड कर देना है मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास जस्ट ग्राम्स के फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। तो हम जैसे कि हमें इथीन के जो ना मोल्स पे ग्राम्स हमें गिवन है, जो गिवन ग्राम से गिवन मास है वो है 2.8 ग्राम्स, और हमारा इसका मोलर मास क्या है उसके फार्मूला से हम पता कर सकते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल के उसको ग्राम दे देंगे तो ये मोलर मास बन जाएगा। तो हमने देखा 2.8 को अगर हम डिवाइड करें 28 से तो कितने मोल्स इसके बनते हैं, 0.1 मोल्स। चलिए, तो यानी कि हमें जो इसके मोल्स गिवन है वो 0.1 मोल्स गिवन है। ऑक्सीजन के कितने मोल्स गिवन है, तो 6.4 ग्राम्स उसके गिवन है, और 32 ग्राम्स इसका बनता है मोलर मास। तो इनको दोनों को डिवाइड करें तो 0.2 मोल्स गिवन है। चलिए जी, हमें अब पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कैसे निकालेंगे, मोल्स को कंपेयर करेंगे दोनों को। तो हमने देखा कि इथीन का अगर 1 मोल होना चाहिए तो ऑक्सीजन के 3 मोल्स होने चाहिए। तो इसी तरह इथीन का अगर मैं 0.1 मोल लूँ तो 3 टाइम्स ज़्यादा मोल्स होने चाहिए ऑक्सीजन के। तो कितने होने चाहिए, 0.3 होने चाहिए थे, बट हैं कितने, 0.2। तो क्लियर हो गया हमें कि इसके 0.3 होने चाहिए थे बट 0.2 हैं, तो इसका मतलब है ये जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। 0.3 इसके एक के अगेंस्ट चाहिए थे, तो अभी हमें 0.3 नहीं है, तो ये कंज्यूम हो जाएगा जल्दी और रिएक्शन इसकी वजह से रुक जाएगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा ये बन गया, दिस इज द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस केस। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।